हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स एमसीक्यूज जो चैप्टर्स के एंड में दिए जाते हैं। एमसीक्यूज दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर। पहला एमसीक्यूज स्टडी करते हैं, विच इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडिनल वेव की एग्जांपल है? तो बच्चों अब यहां अगर आप गौर करें तो एक जो साउंड वेव है ये मैकेनिकल नेचर की है और जो वाटर वेव है ये भी मैकेनिकल नेचर की है। बाकी जो रेडियो वेव और लाइट वेव दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही क्रॉस हो जाएंगे। रेडियो वेव और लाइट वेव ये दोनों हो नहीं सकते। फिर अब हमें इन दोनों में से डिसाइड करना है कि साउंड वेव है या वाटर वेव है। तो आपको पता है वाटर के अंदर जब हम कोई स्टोन ऐसे ड्रॉप करते हैं तो उसके पार्टिकल कैसे ट्रैवल करते हैं हमारे पास, ये ऐसे ऐसे। तो वेव आगे को बढ़ रही होती है, पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो हमें ट्रांसवर्स वेव्स का पता है। ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव्स होती है जिसमें मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं और वेव आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहां पर ट्रांसफर वाटर वेव्स भी नहीं है। तो फिर ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचता है? साउंड वेव्स का। तो बच्चों साउंड वेव्स मैकेनिकल नेचर की वो टाइप है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो आगे पीछे मूव करते हैं, यानी साउंड आगे ट्रैवल करता है एयर के अंदर। जब एयर के पार्टिकल आगे और पीछे मूव करते हैं और वेव आगे को ट्रैवल करती हुई जाती है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो साउंड वेव्स है। ओके, हाउ साउंड कैन ट्रैवल फ्रॉम अ सोर्स टू योर ईयर। अब कहीं स्पीकर से जो कि एक सोर्स है वहां से आपके कानों तक कैसे साउंड पहुंचता है? चार ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। बाय चेंजिंग इन द एयर प्रेशर, बाय वाइब्रेटिंग इन द स्ट्रिंग, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड बाय इंफ्रारेड वेव्स। बच्चों साउंड वेव जो है वो मैकेनिकल नेचर की हैं, उनको आगे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो अब जो यहां पर वो मीडियम है, वो मीडियम कौन सा आ रहा होता है? एयर एज अ मीडियम सर्व करती है जिसके पार्टिकल आगे और पीछे मूव करते हैं। उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आती है, उसमें प्रेशर चेंज होता है एयर का, जिसकी वजह से साउंड आगे ट्रैवल करता है। तो वो जो बेसिकली पहला ऑप्शन अगर आप गौर से देखें तो ये बता रहा है बाय चेंजिंग इन द एयर प्रेशर। एयर पे कहीं पे कंप्रेशन होती है, कहीं पे रेयरफेक्शन। क्यों? क्योंकि साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कहीं पे ऐसे कंप्रेशन होती है, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो बच्चों ये बेसिकली एयर का प्रेशर चेंज हो रहा है, कहीं पे ज्यादा प्रेशर बन जाएगा, कहीं पे कम प्रेशर होगा। तो बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर को चेंज करते हुए साउंड वेव आगे ट्रैवल करता है फ्रॉम सोर्स टू ईयर। इसलिए हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाय चेंजिंग द एयर प्रेशर है। बाय वाइब्रेटिंग इन द स्ट्रिंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। ये तो वैसे ही दोनों की दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि साउंड जो है वो मैकेनिकल नेचर रखता है। ओके, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। इनमें से कौन सी जो एनर्जी साउंड कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है? पहला ऑप्शन दिया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरा दिया गया मैकेनिकल एनर्जी, तीसरा ऑप्शन हमारे पास थर्मल एनर्जी और चौथा ऑप्शन है जी हमारे पास केमिकल एनर्जी। तो बच्चों साउंड बेसिकली रखता है मैकेनिकल नेचर। इलेक्ट्रिकल नेचर भी नहीं है इसकी, थर्मल भी नहीं है और केमिकल भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि साउंड को आगे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो जिन वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। इसलिए साउंड की जो नेचर है वो मैकेनिकल नेचर है। बच्चों ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है जी, एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस नीड्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय द रेडियो लिंक्स बिकॉज ऑप्शन ए साउंड वेव्स ट्रैवल स्लोली इन द स्पेस, साउंड वेव्स ट्रैवल वेरी फास्ट, sound waves cannot travel and sound waves have the low frequency in the space। बच्चों हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था बेल जार वाला, जिसके अंदर हमने ये चीज क्लियरली सीखी थी कि अगर एयर मौजूद है तो हम सुन सकते हैं साउंड को जो कि बेल से आ रहा था, जो कि बेल जार के अंदर क्लोज है। और जब हमने वैक्यूम पंप से उसमें से एयर निकाल दी थी तो फिर हम साउंड को नहीं सुन सकते थे, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम क्या है? एयर। तो बिना एयर के साउंड आगे ट्रैवल नहीं कर सकता। जब हम बात करते हैं स्पेस की तो वहां पर एयर मौजूद नहीं होती, हमारा एटमॉस्फेयर वहां पर मौजूद नहीं होता। तो फिर क्या है, साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं ट्रैवल कर सकती। क्यों? उसको एयर चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो एयर तो मौजूद ही नहीं है स्पेस के अंदर। इसलिए फिर क्या है कि वहां पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो फिर इसलिए अपने ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या लिखना है यहाँ पर? साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल। हम फिर रेडियो वेव्स को यूज करते हैं साउंड को सुनने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि साउंड वेव स्पेस के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये है। ओके, अब हम बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। बच्चों ये चार पैरामीटर्स दिए गए, इनमें से जो सबसे ज्यादा जिसके साथ लाउडनेस रिलेटेड होती है वो होती है जी हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड।
जितना हाई एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, जितना एम्पलीट्यूड उसका कम होगा उतनी जो साउंड की लाउडनेस है वो कम होगी। तो लाउडनेस जो है वो मोस्टली रिलेटेड होती है एम्पलीट्यूड के साथ। अब अगर आप एम्पलीट्यूड को समझना चाहते हैं तो बच्चों क्या है कि ये एक कोई भी बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी, जिससे हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब इसको वाइब्रेट करते हैं तो अपनी फिक्स पोजीशन से ये वाइब्रेट करती है। अब ये जितना मैक्सिमम दूर जाती है फिक्स पोजीशन से, लेट्स सपोज ये अप एंड डाउन ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। अब इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ड्रम की बात कर लें, अगर ड्रम को आप थोड़ी फोर्स के साथ उसको बजाएंगे तो क्या होगा, वो अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस होगा, एम्पलीट्यूड थोड़ा होगा, आपको ज्यादा लाउड साउंड सुनाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप जोर से उसको ऐसे ढोल को पीटेंगे तो उससे क्या होगा बच्चों, ये अपनी इस पोजीशन से ज्यादा नीचे आ जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड उसका बढ़ जाएगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करेगा वो, इसलिए जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है वो एम्पलीट्यूड आ जाता है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड। अब ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपने पढ़ी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, एक आम बंदे की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बच्चों वो होती है हमारे पास 10 हर्ट्ज से लेकर 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक, 25 से 25 किलो हर्ट्ज तक, 30 से 30 किलो हर्ट्ज तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो ऑप्शन है जी हमारे पास इसका 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी साउंड होती है। ओके, तो लास्ट में हम पढ़ेंगे जी व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज। जब हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि डिक्रीज हो जाता है। अब फैक्टर्स कौन से दिए गए हैं, वेवलेंथ, पीरियड और एम्पलीट्यूड। तो बच्चों अब हम इसको देखते हैं वेव इक्वेशन की हेल्प से। v is equals to f lambda, v is equals to f lambda, v is equals to f lambda क्या है हमारे पास, वेव इक्वेशन है। अब इस वेव इक्वेशन में हमने देखना है कि क्या चीज इंक्रीज कर रहे हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग। देखें फ्रीक्वेंसी को हम यहीं रखते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कर देते हैं। तो आप ये देखेंगे बच्चों कि फ्रीक्वेंसी का वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब आपको कैसे पता चलेगी बच्चों, इस तरफ फ्रीक्वेंसी नोमिनेटर में है, इधर वेलोसिटी नोमिनेटर में है, तो ये दो चीजें दोनों तरफ जब नोमिनेटर में होती हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती हैं। इधर अगर एक चीज नोमिनेटर में हो और इधर डिनोमिनेटर में हो इक्वल की दूसरी जानिब, तो फिर इनमें इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, और फ्रीक्वेंसी और इस वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का कम हो जाना। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती जाएगी, जैसे जैसे वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कम होगी वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगी। तो अब हम दोबारा आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। क्या कहा जा रहा था हमें, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव इज इंक्रीज, जब फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, इनमें से कौन सी चीज डिक्रीज करेगी। तो बच्चों हमारे पास ये आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है वो इसका इनवर्स रिलेशन है, तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो आप यहां पर लिखेंगे जी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 वेवलेंथ। वेवलेंथ पहला ऑप्शन है, तो 1 ऑप्शन 1 जो है ना हमारे पास ए, सिर्फ ये डिक्रीज करेगा, इसके अलावा और कोई डिक्रीज नहीं करेगा। अगर आप इसको मजीद समझना चाहते हैं तो बच्चों ये देखें 1 सेकंड का टाइम है और 1 सेकंड में इसमें से 2 वेव पास करती हैं। ये 2 वेव्स पास की, पहली वेव और दूसरी वेव। इस वक्त इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज। तो बच्चों 2 लगातार आने वाले क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। ये इसकी वेवलेंथ आ गई। ओके, अब इसी टाइम के दौरान अगर ज्यादा वेव पास करती है, लेट्स सपोज 1 2 3, अब 3 वेव्स पास करती हैं तो उससे क्या होगा, 2 क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है आप देख लें आप कम हो गया, वेवलेंथ क्या होगी, ये डिक्रीज हो गई है। और अगर इससे ज्यादा वेव्स पास करती हैं 2 3 4 5, अब ये 5 वेव पास किए तो अब 2 लगातार आने वाले जो क्रस्ट है उनके दरमियान डिस्टेंस और ज्यादा कम हो गया, इसको वेवलेंथ कहते हैं। देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी लो, फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाई, तो अब क्या हुआ, इधर वेवलेंथ ग्रेटर थी फिर और कम होगी फिर और कम होगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी डिक्रीज